नमस्कार। आज हम विज्ञान की दुनिया से दो बहुत ही दिलचस्प किरदारों की बात करेंगे। एक है चमकदार मजबूत धातु और दूसरा कई रूप बदलने वाला अधातु। हमारे आसपास देखिए, सब कुछ लगभग इन्हीं से बना है। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो इनके बारे में काफी कुछ बताते हैं। तो आज हम इन्हीं नोट्स के जरिए गहराई से जानेंगे कि इनमें क्या खास है और ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी भी है। तो शुरुआत एकदम बेसिक से करते हैं। तत्व यानी पदार्थ का वो सबसे शुद्ध रूप जो एक ही तरह के मतलब परमाणुओं से बना हो। इनको हम कह सकते हैं 3 हिस्सों में बांटते हैं: धातु, अधातु और उपधातु। आज हम मुख्य रूप से धातु और अधातु पर ही ध्यान देंगे। ठीक है, तो पहले धातु। मेरे जहन में तो सबसे पहले आता है सोना, चांदी, मतलब उनकी चमक। और हाँ, ये कठोर भी होते हैं, लोहा जैसे। हाँ, चमक और कठोरता ये इनके मुख्य भौतिक गुण हैं। पर यहीं एक मजेदार बात है। ज्यादातर धातुएं कठोर हैं, सही कहा। लेकिन सोडियम और पोटेशियम को देखिए, वो इतने नरम हैं कि आप उन्हें जैसे मक्खन काटते हैं ना, वैसे चाकू से काट सकते हैं। क्या? चाकू से कटने वाली धातु? ये तो मतलब सच में हैरानी की बात है। ऐसा क्यों है? कोई धातु इतनी नरम कैसे हो सकती है? देखिए, ये निर्भर करता है कि उनके परमाणुओं के बीच बंधन कैसा है। सोडियम और पोटेशियम में ये बंधन थोड़े कमजोर होते हैं बाकियों की तुलना में, इसीलिए वो नरम पड़ जाते हैं। यही अपवाद तो विज्ञान को इतना दिलचस्प बनाते हैं। हाँ, ये तो है। अच्छा, नोट्स में आघात वर्धनीयता और तन्यता का भी जिक्र है। मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, मतलब पीट कर चादर बना लो जैसे एल्यूमिनियम फॉइल, या फिर खींच कर तार बना लो जैसे तांबे के तार होते हैं बिजली वाले। और वो टकराने पर आवाज टन जैसे स्कूल की घंटी बजती है। हाँ, उसे ध्वनिकता या सोनोरिटी कहते हैं। और ये ऊष्मा और बिजली के तो बेहतरीन सुचालक हैं ही। सोचिए ना, धातुओं में इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से बहते हैं। इसीलिए तो हमारे खाना बनाने के बर्तन धातु के होते हैं। वैसे चांदी सबसे अच्छा सुचालक है, पर वो महंगा है, तो तांबा और एल्यूमिनियम ज्यादा चलते हैं। और इनकी अवस्था, मतलब कमरे के तापमान पर ये कैसे होते हैं? नोट्स कहते हैं कि पारा यानी मर्क्यूरी, उसे छोड़ दें तो बाकी सब ठोस हैं। पारा ये वही है ना जो थर्मामीटर में होता है। जी हाँ, वही। पारा ही अकेली ऐसी धातु है जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में मिलती है। ज्यादातर धातुओं को पिघलाने या उबालने के लिए बहुत बहुत ज्यादा तापमान चाहिए, जैसे लोहा। पर यहां भी देखिए अपवाद हैं। गैलियम और सीजियम ये ऐसी धातुएं हैं जो आपकी हथेली की गर्मी से ही पिघल सकती हैं। हथेली पर पिघल जाए? कमाल है। अच्छा, अब जरा इनके रासायनिक गुणों पर आएं। नोट्स में ऑक्सीजन से क्रिया का जिक्र है, जैसे लोहे में जंग लग जाता है। सही। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। और ये ऑक्साइड अक्सर क्षारीय मतलब बेसिक होते हैं। ये तनु अम्लों से भी क्रिया करते हैं और तब लवण यानी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और एक और जरूरी गुण है विस्थापन अभिक्रिया। इसमें ज्यादा क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके घोल से कह लीजिए हटा देती है। जैसे लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डाल दें तो वो घोल हरा हो जाता है और तांबा अलग। धातुओं की ये दुनिया तो काफी दिलचस्प है। चमक, मजबूती, सुचालकता। पर कहानी का दूसरा हिस्सा भी तो है, अधातु। वो कैसे अलग है इनसे? अधातु, हाँ, ये आमतौर पर धातुओं से बिल्कुल उल्टे गुण दिखाते हैं। इनमें चमक नहीं होती, मतलब डल होते हैं। ये ज्यादातर नरम होते हैं या फिर भंगुर। भंगुर यानी चोट मारने पर टूट जाने वाले। और ये ऊष्मा और बिजली के अच्छे सुचालक नहीं होते, कुछ अलग कह सकते हैं, इंसुलेटर्स। लेकिन यहाँ भी कुछ उलटफेर है, जैसा नोट्स में लिखा है। आयोडीन, उसमें चमक होती है, और ग्रेफाइट, अरे जो पेंसिल में होता है, वो बिजली का सुचालक है। ये कैसे? बिल्कुल, आयोडीन में चमक होती है, ये सच है। और ग्रेफाइट, हाँ वही पेंसिल वाला, वो कार्बन का ही एक रूप है और वो बिजली का सुचालक है। ये कोई किताबी बात नहीं है। इसी गुण के कारण वो बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स में खूब इस्तेमाल होता है। ये सब कार्बन परमाणुओं की खास बनावट का नतीजा है। और मजे की बात, कार्बन का ही एक दूसरा रूप हीरा, वो दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, एक अधातु। बाप रे, यानी अधातुओं में तो बहुत विविधता है। अवस्था को लेकर भी ऐसा ही है क्या? हाँ बिल्कुल। अधातु आपको ठोस अवस्था में भी मिलेंगे, जैसे कार्बन, सल्फर। द्रव अवस्था में भी, पर सिर्फ एक है, ब्रोमीन।
और गैस अवस्था में तो कई हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। इनके गलनांक और क्वथनांक भी आमतौर पर कम होते हैं धातुओं के मुकाबले। पर फिर वही, हीरा और ग्रेफाइट यहाँ भी अपवाद है। उनके गलनांक बहुत ही ज्यादा ऊंचे हैं। और रासायनिक गुण? रासायनिक रूप से देखें तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। और ये ऑक्साइड अक्सर अम्लीय मतलब एसिडिक या फिर उदासीन यानी न्यूट्रल होते हैं। जैसे कार्बन से CO2, वो अम्लीय है। और ये सामान्यतः पानी या तनु अम्लों से उतनी आसानी से क्रिया नहीं करती जितनी धातुएं करती हैं। तो अगर संक्षेप में कहें, धातु ज्यादातर ठोस, चमकीले, कठोर, लचीले, सुचालक। अधातु ठोस, द्रव, गैस, तीनों चमकहीन, नर्म या भंगुर, कुचालक। पर दोनों में ही कई दिलचस्प अपवाद हैं और उनके ऑक्साइड की प्रकृति भी उल्टी, क्षारीय बनाम अम्लीय या उदासीन। एकदम सही कहा। और एक तीसरी श्रेणी का जिक्र करना भी जरूरी है, उपधातु यानी मेटलॉइड्स। इनमें कह सकते हैं धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, मिले जुले। सिलिकॉन, जर्मेनियम इसके अच्छे उदाहरण हैं। और इनका सबसे बड़ा योगदान है अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर्स बनाने में। ओह अच्छा, यानी हमारे फोन, कंप्यूटर, लगभग सारी जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उनका आधार यही उपधातु है। इन सब का इस्तेमाल तो सच में हर जगह है। धातुओं को देखें तो पुल, गाड़ियां बनाने में लोहा, स्टील, बर्तन में एल्यूमिनियम। बिल्कुल, गहनों में सोना, चांदी, बिजली की तारों के लिए तांबा। और अधातुओं को देखें तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, पौधों के लिए खाद में नाइट्रोजन, पानी साफ करने के लिए क्लोरीन, पेंसिल की लेड में ग्रेफाइट। अरे सूची तो बहुत लंबी है। तो इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि धातु और अधातु दोनों ही अपने खास और कभी-कभी बिल्कुल विपरीत गुणों की वजह से हमारे जीवन के लिए, हमारे उद्योगों के लिए और तकनीक के लिए कितने जरूरी हैं। बिल्कुल, इनके बिना तो हमारी दुनिया की कल्पना करना भी मुश्किल है। ये हमारे रोजमर्रा के अनुभव और वैज्ञानिक तरक्की की बुनियाद है। और चलिए जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि कैसे कुछ धातुएं तो एकदम नरम है और कुछ अधातु चमकीले या बिजली के सुचालक भी। तो प्रकृति का ये जो वर्गीकरण है धातुओं और अधातुओं में, ये कितना सीधा है और कहाँ ये नियम धुंधले से पड़ते दिखते हैं। इन अपवादों को समझना हमें इन पदार्थों के असली व्यवहार के बारे में क्या सिखा सकता है, सोचिएगा जरूर।